से आपके सामने उपस्थित हुए हैं हम ठाट राग पद्धति को लेकर। ठाट राग पद्धति यानी ठाटों में से विभिन्न रागों की उत्पत्ति। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक और ठाट को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है ठाट काफ़ी। ठाट काफ़ी जो है वो एक विशेष तौर पर अपने जो स्वरों का जो उसमें एक समूह जो उसमें है उसमें गांधार और निषाद हमेशा कोमल होते हैं। यानी जब हम ठाट काफ़ी की बात करें तो ठाट में तो स्वाभाविक है सातों स्वर लगते हैं, इन सातों स्वरों में गांधार और निषाद कोमल होगा तो उसे हम ठाट काफ़ी कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ठाट काफ़ी के अंतर्गत आने वाले रागों में ये जो लक्षण हैं ये नज़र आते हैं। तो किसी यदि हम कुछ ऐसे राग भी देखें जो ठाट काफ़ी के अंतर्गत रखे गए हैं लेकिन उसमें कुछ और भी मिलता है, यानी स्वरों के और भी स्वरूप मिलते हैं, तो भी हम ये देखते हैं या जिस प्रकार से उसको ठाट काफ़ी के अंतर्गत रखा गया है तो कहीं न कहीं प्रबलता कहें या बाहुल्य कहें वो कोमल गांधार और कोमल निषाद के का ही होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इस ठाट राग वर्गीकरण के अंतर्गत जो है वो विद्वानों ने, संगीतज्ञों ने उसका निर्धारण किया है। थोड़ा सा मैं इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बताना चाहूँगी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखा जाए तो ज़्यादातर उस समय ध्रुपद परंपरा जो थी वो प्रचलित थी और ये प्राचीन समय से वैदिक समय को ले फिर भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र रचा तो उस समय तो जाति गायन था। और हम थोड़ा सा आगे चले तो रागों का जो एक परिभाषा जो दी है वो मतंग मुनि के द्वारा बृहददेशी ग्रंथ में दी गई है। अब ये जो टाइम था, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग बृहददेशी का वो अवेलेबल नहीं है, तो इसको 7वीं शताब्दी से लेके 9वीं के बीच में इसको माना जाता है कि इस समय ये ग्रंथ लिखा गया होगा। कुछ लोग इसको 6वीं से 8वीं के बीच में बोलते हैं, लेकिन अधिकतर जो मत है वो 7वीं से 9वीं के बीच में मानते हैं। यहाँ जो इस ग्रंथ की बात है, इस ग्रंथ में सबसे पहले राग की परिभाषा दी गई है और इस ग्रंथ में गीतियों का वर्णन है, 12 स्वर मूर्छनाओं का वर्णन है। राग की परिभाषा के अलावा उस समय जो वीणाओं पर जो संगीत की रचना है तो वीणा का जो वर्णन जो है वो उस समय उसमें दिया गया है। बहरहाल हम अपने विषय पर आते हैं तो मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर की रचना की गई पंडित शांगदेव के द्वारा और इस ग्रंथ में जो है राग विवेकाध्याय 2य अध्याय है इसका और उसमें रागों का यानी उस समय के जो राग हैं उनका वर्गीकरण जो है वो 10 भागों में किया है मार्गी और देशी के तौर पे। तो प्रथम 6 जो भाग हैं उनको मार्गी के अंतर्गत रखा, दूसरों बाकी 4 को उन्होंने देशी के अंतर्गत रखा। इस तरह 264 जो है रागों का वर्गीकरण इस ग्रंथ में हमें मिलता है। और ये रागों में ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, ये 10 जो वर्ग हैं इसमें रागों का वर्गीकरण किया गया है। एक जो एक परंपरा जो प्रचलित थी रागों की, उसके बाद रागों की और भी विद्वानों ने रागों का वर्णन किया, तो ये एक परंपरा थी जो इसके बाद ज़्यादा सामने आई, वो देखिए राग रागनी परंपरा। तो राग रागनी परंपरा में राग है तो उसकी रागनियाँ भी हैं और एक राग की 6 रागनियाँ, यानी जो 6 राग 36 रागनियाँ ये उस समय मिलता है। और राग की रागनियों के साथ उनके पुत्र भी थे, पुत्र वधुएँ भी थी। तो यानी कि राग को एक पुरुष की उपमा देकर उसके परिवार का एक कल्पना कहें या उसके परिवार के सदस्य मानकर अन्य रागिनियों को रागों के बारे में वर्णन ग्रंथों में मिलता है। तो राग रागिनी वर्गीकरण या राग रागिनी परंपरा जो थी ये उस समय पॉपुलर थी और यही परंपरा आगे चलती चली आ रही थी। तो
लगभग एक ऐसी परंपरा थी उत्तर भारत की, मैं विशेष तौर पे बात कहूँ कि राग रागिनी पद्धति में भी अलग अलग मत थे, और कौन किस मत को मान रहा है, कौन किस मत को मान रहा है, ये सबके अपना इंडिविजुअल था। तो किसी भी राग को किस के अंतर्गत माना गया, ये हर संगीतज्ञ, हर परंपरा में अपनी अपनी सोच थी। तो कोई मत एक ही नहीं था, एक जैसी कोई जो कहें कि बात जिस पे कि सभी लोग सहमत हों, ऐसा नहीं था। और कहीं कुछ और धारणा थी, कहीं पे कुछ और धारणा थी। तो सबके अपने अपने जो समझ थी, अपने अपनी जो परंपराएं थी, अपने अपने जो मत थे, उसके अनुसार कलाकार चल रहे थे या संगीतज्ञ जो हैं वो अपनी बात को प्रस्तुत करते थे। पंडित भातखंडे जी ने जब भारत भ्रमण किया, अपने शिक्षा, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने कर्म भूमि को छोड़कर उन्होंने जब कहा कि मैं संगीत को अपना जीवन देना चाहता हूँ, तो उन्होंने जो है उत्तर भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ उन्होंने काफ़ी यात्राएं की। और इस यात्रा के अंतर्गत उन्होंने अलग अलग राज दरबारों में संगीतज्ञों के बीच, गुणियों के बीच जाके उन्होंने संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्होंने ये पाया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मत हैं। कोई किसी तरीके से राग रागिनियों का वर्गीकरण कर रहा है, कोई किसी और तरीके से कर रहा है। तो ये चीज़ कहीं पर उनको भी सामने आई कि भाई मत ऐक्य नहीं है लोगों में। दक्षिण का जब उन्होंने भ्रमण किया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि पंडित वेंकटमखी, उनका जो ग्रंथ है चतुर्दंडिक प्रकाशिका, उसके अंतर्गत उन्होंने 72 मेलों का वर्णन किया। ये जो 72 मेल थे, तो मेल ही ठाट पद्धति या मेल को ठाट भी कहा गया। तो ये जो 72 मेल थे, इन 72 मेलों से ही प्रभावित होकर पंडित भातखंडे जी ने 10 ठाटों का चयन किया, इसी में से प्रभावित होकर। तो ये जो 10 ठाट थे, इन ठाटों को ही उन्होंने आगे दशविध ठाट वर्गीकरण पद्धति का आधार बनाया। और ये जो इनके जो मेल थे पंडित वेंकटमखी के, इनको 72 मेलों में एक हर प्रिया करके एक मेल था, जिससे कि प्रभावित होकर काफ़ी जो है वो ठाट सामने आया। तो काफ़ी ठाट के अंतर्गत जब पंडित भातखंडे जी ने जब 10 अलग अलग ठाट बताए, उसमें काफ़ी भी एक प्रमुख ठाट था। और इस ठाट की पहचान, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गांधार कोमल और निषाद कोमल था, और यही आज भी मान्य है। ये तो रही एक बात। एक और बात, ठाट काफ़ी या काफ़ी के स्वरों के विषय में यदि मैं कहूँ तो वो वैदिक परंपरा, यानी वैदिक समय में जो स्वरों की उत्पत्ति थी, वहाँ पर भी काफ़ी के स्वर नज़र आ रहे थे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हुए, पहले हम ठाट काफ़ी की बात हमने आपसे बोली। और ठाट की जहाँ तक बात है, तो ठाट का मतलब एक स्केल है, और ये स्केल में सिर्फ आरोह है, इसमें कोई रंजकता नहीं है। इसमें स्वरों का मुख्य रूप से ये देखते हैं कि स्वरों का स्वरूप क्या है। तो काफ़ी ठाट के स्वर किस प्रकार से, आइए देखते हैं। सा रे ग मा पा धा नी। ये 7 स्वरों से भी ठाट का पता चलता है। सा रे ग मा पा धा नी, ये ठाट काफ़ी है। और ठाट काफ़ी के स्वरों में गौनी कोमल है। यदि हम राग काफ़ी की बात करें
तो राग काफ़ी में भी ग और नी कोमल है। देखिए, इस बात को मैंने पहले भी आपको समझाया है कि जो रागों के नाम से थाट के नाम हैं, उन रागों को आश्रय राग कहा जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, उन्होंने आश्रय लिया है, नाम का आश्रय लिया है, उन्होंने नाम वहाँ से बोरो किया है अपने आप को नाम देने के लिए, और स्वर भी बिल्कुल वैसे ही मेल खाते एक दूसरे से, इसलिए ऐसे रागों को हम आश्रय राग कहते हैं। तो काफ़ी के राग, काफ़ी के स्वर जब ठाट काफ़ी में दिखाई दे रहे हैं तो हम कहेंगे काफ़ी जो है वो का ठाट काफ़ी का आश्रय राग है। ऐसे ही भैरव के स्वर जब हमें ठाट भैरव में दिखाई देंगे तो हम कहते हैं भैरव आश्रय राग है। तो आश्रय राग तो ऐसे 10 ठाटों के 10 आश्रय राग है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके नाम वहीं से लिए गए हैं। स्वर भी लगभग वैसे ही हैं, जो कि उस राग के स्वर हैं, वही ठाट के स्वर भी दिखाई देते हैं। तो ये ठाट काफ़ी के स्वर थे। अब हम राग काफ़ी की बात करते हैं। राग काफ़ी जो है वो ठाट काफ़ी के अंतर्गत आता है। इसकी जाति जो है वो संपूर्ण है, यानी कि सारे स्वर लगते हैं, लेकिन गांधार और निषाद हमेशा कोमल होंगे। काफ़ी की जो पहचान है, राग काफ़ी को जब हम गाते हैं तो ये अलग बात है कि जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि आरोह अवरोह से राग नहीं बनता, लेकिन आरोह अवरोह तो ये बताते हैं कि इस राग में कौन से स्वर प्रयोग हो रहे हैं, आरोहात्मक कैसे होंगे, अवरोहात्मक कैसे होंगे, और स्वरों का स्वरूप क्या है, यानी कि वो कोमल हैं कि शुद्ध हैं कि तीव्र हैं। तो ये सब हमें आरोह अवरोह से ही पता चलता है। हाँ, आरोह अवरोह एक आधार अवश्य है, क्योंकि कहीं तो हमें आधार चाहिए। हम उसमें आगे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम उसको आगे बढ़त कर सकते हैं, उसको सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, उससे विस्तार कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक प्लेटफॉर्म तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो जो इसका राग काफ़ी का जो आरोह अवरोह है, उसमें गांधार निषाद कोमल संपूर्ण जाति का है, तो 7 स्वरों का प्रयोग होगा। और ये स्वर किस प्रकार से आएंगे, आइए इसको देखते हैं। सा रे ग मा पा धा नी सा नि दा पा मा प ग रे नि ध सा। हाँ, ये अवरोह तो एकदम बता रहा है कि काफ़ी कैसे स्वरों का प्रयोग होगा, लेकिन साधारण तौर पर अनेक पुस्तकों में भी या वैसे भी जब विद्यार्थी को बिल्कुल बेसिक तौर पर सिखाया जाता है तो अवरोह भी सीधा सीधा संपूर्ण गाया जाता है। कैसे? सा नि दा पा मा ग रे सा, तो ये सीधा सीधा आरोह अवरोह। सा रे ग मा पा धा नी सा नि दा पा मा ग रे सा। इसकी पकड़ बोले तो सा रे ग म म पा। पुनः देखें, सा रे ग म म पा। तो ये एक कहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत जब इस राग की जाती है तो ऐसा आरोह अवरोह और इसकी पकड़ इस प्रकार से होती है। अब हम जब राग को गाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे उसका विस्तार करे, कैसे स्वर संगति कौन कौन सी लें, कौन सी स्वर संगति या कौन से 2 स्वरों को लेने से या संगति विशेष तौर पर लेने से राग एकदम स्पष्ट सामने आएगा। तो ये भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले एक छोटी सी बंदिश हम 3 ताल की इस राग में आपको बताने जा रहे हैं। और ये बंदिश बहुत परंपरागत बंदिश है, बहुत पॉपुलर है। तो 3 ताल में इस राग की होरी का वर्णन करती है ये बंदिश। आइए इसको सीखते हैं।
3 ताल की बंदिश है। आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी। पिचकारी रंग भरी केसर की, पिचकारी रंग भरी केसर की। खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी। कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, कुंवर कन्हैया संग सखी राधा। रंग भरी जोरी सोहत री, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी। पिचकारी रंग भरी केसर की, खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी। आज खेलो श्याम श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी। होरी होरी खेलो, होरी खेलो श्याम संग, श्याम संग होरी। खेलो श्याम संग, आज खेलो श्याम संग होरी। कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, कुंवर कन्हैया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि शुद्ध निषाद का प्रयोग हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि काफी राग में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। अब क्यों होता है ये आपको आगे बताएंगे। धा धिन धिन धा धा धिन धिन। कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, रंग भरी जोरी सोहत री, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी। आज खेलो श्याम संग होरी होरी, आज खेलो आज खेलो आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग, खेलो श्याम संग, खेलो श्याम संग होरी। तो देखिए इस बंदिश में जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम इस राग की बात करते हैं, आरोह में भी मैंने आपको बताया कि इसमें गांधार और निषाद कोमल होते हैं और ठाट में भी गांधार निषाद कोमल होते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि मैंने शुद्ध निषाद का प्रयोग क्यों किया। देखिए जो शुद्ध काफ़ी है वो आजकल बहुत कम गाई जाती है, किसी किसी परंपरा में इसको गाया जाता है, कुछ लोग गाते भी है, ऐसी बात है। लेकिन जो काफ़ी आजकल प्रचार में है उसमें दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी भी राग में एक ही स्वर के दो स्वरूप का प्रयोग किया जाता है तो स्वाभाविक है जो चढ़ा हुआ स्वरूप होगा वो आरोह में और उतरा हुआ अवरोह में होगा। तो चढ़ा मतलब यहाँ निषाद जो है वो शुद्ध है, तो शुद्ध निषाद का प्रयोग हमेशा आरोह में होगा।
और कोमल का हमेशा अवरोह में होगा। तो इस ऐसी जो काफ़ी होती है इसको हम कहते हैं मिश्र काफ़ी, और मिश्र काफ़ी जो है वो ज़्यादातर पॉपुलर है। अब जैसे हम उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि बिलावल की हम बात करें तो आजकल अलैया बिलावल इतना प्रचलित हो गया है कि उसी को जो है मेन बिलावल मान लिया जाता है। या सारंग की बात करें तो वृंदावनी सारंग इतना ज़्यादा प्रचलित है कि उसको पर्यायवाची ही माना जाता है सारंग का। तो यानी कि कौन सा जो एक किसको कितनी पब्लिसिटी या क्या कहते हैं, कौन कितना पॉपुलर है, कितना प्रसिद्ध है, कितना गाया बजाया जाता है, उसके हिसाब से भी आज का जो है समय उसमें जो जब राग की बात करते हैं तो काफ़ी का जो स्वरूप है जो इन दिनों प्रचार में है वो दोनों निषादों का, यानी कि आरोह में शुद्ध निषाद को लेकर। तो ये काफ़ी की एक ख़ास बात है। ऐसी काफ़ी को मिश्र काफ़ी कहा जाता है, और मिश्र में से मिश्र हटा के मात्र काफ़ी भी इसी को कहते हैं आजकल। और वैसे देखा जाए तो काफ़ी का शुद्ध स्वरूप क्या है, जिसमें गांधार और निषाद हमेशा कोमल आते हैं, वो उसका शुद्ध स्वरूप है। और वो बंदिशों में भी मिलता है, बहुत सी बंदिशों में आज भी जो है कोमल निषाद का ही प्रयोग किया जाता है, जो उसकी शुद्धता को बनाए रखता है। थोड़ा बहुत चलन का भी फर्क पड़ता है जब हम मिश्र की बात करते हैं, क्योंकि ये राग श्रृंगार प्रधान है, और श्रृंगार प्रधान राग होने के कारण उपशास्त्रीय संगीत में इस राग को बहुत अधिक गाया जाता है, धुनों में बजाया भी जाता है। उपशास्त्रीय संगीत में गाया बजाया दोनों जाता है, ठुमरी है, दादरा है, टप्पे हैं, इसमें इस राग को बाहुल्यता से इस राग का प्रयोग होता है। वहाँ पे मिश्र काफ़ी, और क्योंकि मिश्र है तो इसके आसपास के रागों से भी थोड़ा बहुत जो है आविर्भाव तिरोभाव किया जाता है उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। ये जो उपशास्त्रीय संगीत की मैं बात करी, ये भावपूर्ण गायकी है, इसलिए भावपूर्ण गायकी होने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत स्वरों का आगे पीछे जो है उतने ही लीनियंट होना चाहिए जितना कि उसका स्वरूप न बिगड़े या उसका भाव न बिगड़े। तो किसी भी चीज़ को हम जब मिलाते हैं तो एक बैलेंस के तौर पे या एक अप्रमाण के तौर पे, ताकि उसका अपना स्वरूप गायब ना हो जाए। तो ये इस राग में एक ख़ास बात थी। रात्रि के जो है द्वितीय प्रहर में, या कुछ लोग कहते हैं तृतीय प्रहर में भी इस राग को गाया बजाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर राग है। जिस समय फागुन मास होता है, होली के समय का जो है, उस समय इस राग को कभी भी गाया बजाया सकता है, यानी कि इसमें वो समय सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता उस समय, क्योंकि उस समय माहौल ही ऐसा होता है, श्रृंगारिक माहौल होता है, चंचलता, माधुर्य, खुशी, उल्लास, उमंग, उत्साह, और एक पर्व का, एक त्योहार का जो एक फील होती है वो रहती है, वो छटा ही होती है पूरे वातावरण में। तो ऐसे में होरी गायन में इसका बहुत 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 अधिक प्रयोग होता है, और कई बार उसको धमार गायन भी कहते हैं। वो धमार नहीं जो कि ध्रुपद और धमार की परंपरा, लेकिन होरी गायन को कहीं कहीं पे धमार गाना भी कहते हैं, धमार या धमाल भी बोला जाता है। तो ये इस राग की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। रही बात इस राग की मुख्य स्वर संगतियों को, हाँ, उससे पहले इसका वादी और संवादी स्वर, वादी स्वर पंचम है, संवादी स्वर ऋषभ है, जो कि बार बार जिस पे न्यास होता है, जो बहुत अधिक विशिष्ट रूप से चमकता है, वो स्वर जो है जो बहुत मेन है। मैं इसका उदाहरण कई बार ऐसे देती हूँ, क्लास में जो मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर का मतलब क्या होता है? ऐसा विद्यार्थी जो जिसमें सारी विशेषताएं हों, या जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहा जाए, या जिससे उम्मीद की जाती है कि वो सबसे अच्छा विद्यार्थी होगा, जिसमें लीडरशिप भी हो, जो हर क्षेत्र में जो है वो अपने आप को आगे रखता हो। तो यानी वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कक्षा का। इसी प्रकार से कभी वो नहीं आया तो दूसरा विद्यार्थी होता है जिसके अंदर भी वही विशेष गुण सब कुछ होता है, लेकिन उसका स्थान थोड़ा सा मेन मॉनिटर से थोड़ा सा कम होता है। तो वो इसको हम कैसे कि राजा और मंत्री की बात कहते, भी राजा है और मंत्री है, तो ये जो अंतर है ये वादी और संवादी में भी हमें मिलता है। तो ये जो दो स्वर हैं, वादी और संवादी, बहुत महत्वपूर्ण है इस राग के अंतर्गत। अब इस राग की कुछ विशिष्ट स्वर संगतियों की बात करते हैं। तो विशिष्ट स्वर संगतियों में सा
सा सा रे गा गा मा पा। जब काफ़ी की बात करें तो सबसे पहले यही ध्यान में आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि विद्यार्थी इसी को याद करके राग को एकदम से उनको स्मरण में आ जाता है। बात सही है, बहुत हेल्पफुल होता है ये वाला स्वर संगति। सा सा रे गा गा मा मा पा, और ये इसकी पकड़ भी है। दूसरा सा रे ने सा द ने गा रे, कितनी सुंदर स्वर संगति है। ध ने गा रे, और रे गा सा रे ने द सा। ये भी एक फ्रेज बहुत खूबसूरत है जो राग को एकदम सामने रखता है। धा गा रे, धैवत से गांधार की संगति। रे मा गा सा रे ने द सा, तो रे ग रे मा गा बहुत ही प्यारी और बहुत माधुर्यपूर्ण स्वर संगति है। रे ग रे मा गा सा रे ने सा, तो ऋषभ और गांधार, ऋषभ और मध्यम की स्वर संगति, इतनी सुंदर स्वर संगति है इस राग की। ध ने गा रे ने द सा, रे ग मा प ग रे, रे ग मा प ग रे नि ध सा, द नि द प म प ग रे, ये भी एक स्वर संगति है। द नि द प म प ग रे, या द नि द प म प द प म प ग रे, ग रे नि ध सा, और इसके नि ध ग रे ध नि ग रे, धैवत से गांधार, निषाद से गांधार, ये स्वर संगतियाँ इसमें बहुत खूबसूरत लगती हैं और राग के स्वरूप को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इसी के साथ इस भाग को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे के भाग में इस राग के विषय में और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।